Assalamu alaikum. Welcome to another live session of SST Test Preparation 2025. आज के इस लाइव सेशन हमने जो लाइव सीरीज़ स्टार्ट किए हैं आज के इस लाइव सेशन में हम SST टेस्ट में से जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उस केमिस्ट्री के 15 MCQs जो हैं वो हम आज की इस लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे विद करेक्ट ऑप्शन और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। हर एक ऑप्शन के से रिलेटेड हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, और कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं करेक्ट तो वो क्यों नहीं करेक्ट। वीडियो जो है वो कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा MCQs आप चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर MCQ से। फर्स्ट नंबर MCQ है विच फर्स्ट नंबर MCQ है विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज़ नो चार्ज। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन एंड ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन। कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जो न्यूट्रल है, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे पास जो एटम है उसमें से एक सेंट्रल पार्ट जो है वो है न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, और इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। इसके अलावा इसके अराउंड जो है दिस इज सराउंडेड बाय शेल्स, और उस शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। इंटरनली जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कम्बिनेशन से हमारे पास बनता है न्यूक्लियस, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। हमारे पास जो एटम है उसमें से 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। जो मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो है 3: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसी वजह से एटम के ऊपर एज अ होल इट हैज़ नो चार्ज। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, जो कि एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर लेते हैं, और एज अ रिज़ल्ट जो है हमारे पास एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सो कौन सा ऐसा, अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हैं और ये न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट है। न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज एंड दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है नेगेटिव, और जो कि शेल्स आउटसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है इन द शेल्स। पॉजिट्रॉन जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, दिस इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो, अगर ये एंटी पार्टिकल है इस पर चार्ज जो होगा वो प्लस होगा। ये भी एक चार्ज्ड सब एटम चार्ज पार्टिकल है, और ये जो है ज़्यादातर एटम्स में ये एग्जिस्ट नहीं करता, बट हम पॉजिट्रॉन को लेते हैं एज अ एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज़ द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज है जो कि नेगेटिव है, ये भी इनकरेक्ट है। प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, ये भी इनकरेक्ट है। न्यूट्रॉन जो है उस पर चार्ज नहीं है, करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ऑप्शन बी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल विच कंटेन नो चार्ज। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 2 है कि एवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू। ऑप्शन ए है 6.022 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 पार्टिकल्स, ऑप्शन बी है 1 मोल ऑफ गैस, ऑप्शन सी है मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, एंड ऑप्शन डी है 22.4 लीटर्स 8 STP। अब यहाँ पर एवोगाड्रोस नंबर को हम जब डिफ़ाइन करते हैं इसके बहुत ज़्यादा डिफिनीशंस हैं अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस। अगर वो सब्सटेंस गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या सॉलिड फॉर्म में,
सो फिर हम उसी के अकॉर्डिंग जो है एवोगाड्रोस नंबर की डिफिनीशन करते हैं। बट जो करेक्ट डिफिनीशन है, या अगर हम इसकी डिफिनीशन डिफरेंट डिफिनीशंस लिख लें और फिर उसके बाद हम करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करें, सो दैट विल बी मच मोर इजी। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा ऐसे ऑप्शंस हैं कि अगर हम एवोगाड्रोस नंबर की डिफिनीशन को देखें तो उसके अकॉर्डिंग, डिफिनीशंस के अकॉर्डिंग, हमें एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है वो करेक्ट लगते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सो जब हम सारी डिफिनीशंस लिख लेंगे उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि विच वन इज़ द मोस्ट एक्यूरेट डिफिनीशन अमंग द दीज फोर ऑप्शंस। फर्स्ट नंबर अगर हम इसकी डिफिनीशन करें, सो एवोगाड्रोस नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स? 6.022 multiply 10 power 23 particles in 1 mole of substance। कोई भी सब्सटेंस अगर उसका एक मोल एग्जिस्ट करता हो, चाहे वो गैस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, अगर उस वो एक मोल वो सब्सटेंस हम ले लें, सो उसमें से इतने पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। सेकंड अगर हम इसको डिफाइन करें, सेकंड डिफिनीशन, सो हम कहेंगे कि एवोगाड्रोस नंबर जो है, इफ वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विच मे बी अ गैस, या अगर हम ये ऐसे कहें कि वन मोल ऑफ गैस is equal to 6.022 multiply 10 power 23 gas molecules। gas molecules और atoms depending on the gas as molecule, या अगर हम कहें atoms, डिपेंड करता है कि कौन सा गैस जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, जैसे अगर O2 है तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सो फिर हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स। अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई एटम है, जस्ट लाइक कोई भी ऐसा एलिमेंट जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, सो फिर हम कहेंगे इतना अमाउंट ऑफ, इतना नंबर ऑफ एटम्स, जस्ट लाइक सोडियम। सो हम कहते हैं इतना एटम्स, 6.022 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 एटम्स, बट दिस इज एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। सो ये सॉलिड के लिए है। अगर हम कहें गैस, सो O2 जो है ऑक्सीजन, ये मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फिर हम कहेंगे 1 मोल ऑफ O2 गैस इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 गैस मॉलिक्यूल्स। सो फिर ये डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप ऑफ गैस जो है वो एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अगर हम कहें तीसरी डिफिनीशन अगर हम करें इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, सो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ideal gas occupies 22.4 liters at STP standard temperature and pressure। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में एक आइडियल गैस है, उसका एक मोल एग्जिस्ट करता है, सो वो उसमें 22.4 लीटर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, और इट स्टिल कंटेन 6.022 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 पार्टिकल्स। सो अब अगर आप इन्हें देखें, इन थ्री डिफिनीशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन ए भी करेक्ट आता है, ऑप्शन बी भी करेक्ट आता है, और ऑप्शन डी भी करेक्ट आता है। ऑप्शन सी जो है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास नंबर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मास के फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता। मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर लिखा हुआ है। सो ये तो स्टार्ट से ही आप इसको क्रॉस कर ले, क्योंकि ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं आता। एवोगाड्रो नंबर में हमेशा हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, मास नहीं होता, क्योंकि क्योंकि एवोगाड्रो नंबर जो है वो सारे एलिमेंट्स में सेम होते हैं। हर एक 1 मोल में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो मासेस हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट होती हैं।
सो इसी वजह से ऑप्शन सी जो है ये इनकरेक्ट है। अब डिफिनीशंस के अकॉर्डिंग 3 डिफिनीशंस हमने नीचे लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन ए भी करेक्ट आता है, ऑप्शन बी भी करेक्ट आता है और ऑप्शन डी भी करेक्ट आता है। एसएसटी टेस्ट में बहुत इजी एमसीक्यूज भी आते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज भी आते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज भी आते हैं। इन्होंने कभी कभार ऐसे तीन या ऑप्शंस दिए होते हैं जो बिल्कुल जो कैंडिडेट होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब अगर इसमें ए आता है या बी आता है या डी आता है। सो एसएसटी टेस्ट जो है इसमें ये मिक्सचर होता है, एवरेज स्टूडेंट के लिए भी और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए भी। बहुत ज़्यादा जो है इजी एमसीक्यूज़ तो सारे कर लेते हैं, बट ये जो डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज़ होते हैं, फिर मेरिट जो है वो उस बेस पर बनता है। जो जिनकी अच्छी तैयारी हुई होती है, जो कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज़ हैं, सो वो करेक्ट कर लेते हैं, उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। जो नहीं करेक्ट करते फिर वो रह जाते हैं। सो अब यहाँ पर आपने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप आपने हर एक एमसीक्यू को क्रॉस करते जाना है। जो एंड में रह जाएगा वही आपका करेक्ट एमसीक्यू होगा। अब अगर हम ऑप्शन ए की तरफ देखें या ऑप्शन बी या ऑप्शन डी की तरफ देखें, सो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट डिफिनीशन है, बिल्कुल डायरेक्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगाड्रोस नंबर में होते हैं बिल्कुल उतने नंबर ही पार्टिकल्स जो हैं ऑप्शन ए में इन्होंने गिवन दिए हुए हैं कि एवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 पार्टिकल्स। सो अब ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट आता है। ऑप्शन बी जो है ये क्योंकि ये डायरेक्टली एवोगाड्रोस नंबर को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये भी है इंक्लूडेड है बट ये इनडायरेक्ट वे है। जैसे कि अगर हम कहें 1 मोल ऑफ गैस कंटेन इतना 6.022 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 पार्टिकल्स, बट वी वुडेंट बी एबल टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक गैस। यहाँ पर हमें नहीं पता कि कौन सा गैस प्रेजेंट है, क्या वो गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस में भी इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, बट दिस इज़ नॉट गिवन इन डायरेक्ट फॉर्म, यानी ये बिल्कुल डायरेक्ट जो है वो नहीं है। ये भी करेक्ट, अगर हम कहें कि 1 मोल ऑफ गैस में भी उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगाड्रोस नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। सो ये भी आता है। अगर ऑप्शन ए ना गिवन होता फिर ऑप्शन बी भी आपके पास करेक्ट हो सकता था। बट 1 मोल ऑफ गैस ऑल्सो कंटेन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बट ये करेक्ट डिफिनीशन जो है, ये डायरेक्ट डिफिनीशन जो है एवोगाड्रोस नंबर्स की नहीं है। सो इसी वजह से ये इनकरेक्ट है। अब ऑप्शन डी जो है ये भी इनडायरेक्टली अगर हम इसे देखें तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है कि एवोगाड्रोस नंबर जो होते हैं हर एक 1 मोल ऑफ आइडियल गैस में 22.4 लीटर्स वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इसमें 6.022 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, बट दिस द सेम एज ऑप्शन बी कि ये भी डायरेक्ट डिफिनीशन नहीं है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एस टी पी ऑल्सो कंटेन 22.4 liters at STP, but this is not Avogadro's number correct exact definition. So exact definition ये नहीं है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। अगर ऑप्शन ए ना होता, ऑप्शन बी भी ना होता, फिर हमारे पास ऑप्शन डी भी करेक्ट हो सकता था, बट हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर की करेक्ट डिफिनीशन गिवन है। सो इसी वजह से हम मैक्सिमम परसेंटेज पर हम टॉप पर ऑप्शन ए को रखेंगे और इसी अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि एवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 पार्टिकल्स। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो क्वेश्चन 3 है, विच गैस इज़ यूज्ड इन बैलून्स, बैलून्स में कौन सा गैस जो है ये जो कौन सा गैस जो है वो यूज्ड होता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। सो वन बाय वन जो है हम हर एक ऑप्शन को जो है वो रीड करते जाएंगे। हर एक ऑप्शन के सामने हम लिखेंगे कि ये वाला गैस जो है कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है और बैलून में ये क्यों यूज़ नहीं होता।
Why this gas is not used in balloons? सो ऑप्शन ए है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये सबको पता है कि हम ऑक्सीजन किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो हम यूज़ करते हैं ब्रीथिंग पर्पस के लिए। ऑक्सीजन जो है हम इनहेल करते हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। सो व्हाई दिस गैस इज़ नॉट यूज्ड इन बैलून्स? सो दिस इज़ नॉट सेफ फॉर बैलून, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये कंबस्शन पर्पस के लिए भी यूज्ड होता है। सो अगर हम बैलून को फिल अप कर ले विद ऑक्सीजन, सो दिस विल बी नॉट गुड। सो ये जो है कंबस्टन पर्पस के लिए भी यूज होता है। सो इसी वजह से ऑक्सीजन इज़ नॉट गुड, ऑक्सीजन इज़ नॉट यूज्ड इन बैलून्स। सो ये वाला ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी जो है वो है हीलियम। हीलियम जो है ये एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस मीन्स दैट दिस विल नॉट रिएक्ट easily विद एनी अदर एलिमेंट। और हीलियम जो है ये इनर्ट है, दिस इज़ नॉट मच रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि हीलियम जो है ये बिलोंग करता है नोबल गैस से। नोबल गैसेस के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इनर्ट गैस हैं और वो रिएक्शन नहीं करते। रिएक्शन करते हैं बट एट अ वेरी हाई कंडीशंस। अगर आप बहुत ज़्यादा टफ कंडीशंस प्रोवाइड कर लें फिर ये करते हैं रिएक्शन, बट दे आर नॉट रिएक्टिव एंड दे आर इनर्ट। they will not react easily with any other another element। so ये inert है। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये लाइट वेटेड है और इसका मास जो है वो कम है। सो ये लाइट वेटेड है, इसका वेट जो है वो इतना नहीं है। इसके अलावा जो है ये नॉन फ्लेमेबल है, जब रिएक्शन नहीं करता। सो इसी वजह से ये नॉन फ्लेमेबल है और इसी वजह से इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से दिस इज़ सेफ फॉर बैलून्स। ये जो है सेफ है बैलून्स के लिए और ये जो है हम बैलून्स में यूज़ कर सकते हैं। सो हीलियम गैस इज़ यूज्ड इन बैलून्स। वाई? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़। ये एक इनर्ट है, आसानी से किसी के एलिमेंट के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, नॉन फ्लेमेबल है और लाइट वेटेड है। इसका वेट जो है वो कम है, इसीलिए अगर हम बैलून्स को हीलियम गैस से फिलअप कर लें सो दे विल मूव टूवर्ड द स्काई। ये जो है ऊपर की तरफ जाते हैं और बहुत ज़्यादा बैलून्स जो हैं वो उसमें हीलियम गैस, जिन बैलून्स में हीलियम गैस होता है सो दे नॉट एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दे विल मूव टूवर्ड द स्काई। क्यों? क्योंकि उनका वेट कम होता है, सो उस पर ग्रेविटी इतनी का इफेक्ट कम होता है। इसी वजह से वो दे विल मूव अवे फ्रॉम द ग्राउंड। सो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी है हमारे पास नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन इज ऑल्सो इनर्ट बट दिस इज हैवियर। ये भी इनर्ट है लेकिन ये हैवियर है। हैवियर मीन्स दैट इसका वेट जो है वो ज़्यादा है। वेट ज़्यादा होने की वजह से इस पर ग्रेविटी का इफेक्ट भी है। सो ये दिस डजंट लिफ्ट द बैलून्स। ओके, ये बैलून को ऊपर हवा की तरफ नहीं लेकर जा सकता क्योंकि ये हैवियर है और इस पर जो है ग्रेविटी का इफेक्ट है। ग्रेविटी का इफेक्ट होने की वजह से ये सरफेस, ऑन द ग्राउंड सरफेस जो है ये एग्जिस्ट करता है एंड दे विल नॉट मूव बैलून टूवर्ड द स्काई। सो दिस इज नॉट फिल्ड इनसाइड द बैलून्स। सो ये जो है इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है हमारे पास हाइड्रोजन। सो दिस इज ऑल्सो वेरी लाइट but highly flammable and this is a dangerous। ये भी लाइट है, लाइट वेटेड है बट ये हाईली फ्लेमेबल है और हाईली फ्लेमेबल होने की वजह से ये डेंजरस भी है। Why dangerous? Because they can react and they can catch fire easily। so जिसकी वजह से जो है ये डेंजरस है, इसी वजह से हम इसको बैलून्स में फिलअप नहीं करते। सो दिस गैस इज़ नॉट यूज्ड इन बैलून्स। कुछ गैसेस लाइट है सो वो फ्लेमेबल है, कुछ गैसेस हैवी है सो वो इनफ्लेमेबल है बट वो हैवी है इसी वजह से हम उसको यूज़ नहीं करते बैलून्स में। हीलियम में दोनों प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करते हैं, एक तो ये इनर्ट है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, दूसरा ये लाइट वेटेड है, इतना ग्रेविटी का इतना इफेक्ट नहीं होता और नॉन फ्लेमेबल है, डजेंट केच फायर ईजली। सो ये
दिस गैस इज सेफ फॉर बैलून्स एंड दिस गैस इज यूज्ड इनसाइड द बैलून्स। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 4 है pH ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री इज। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 1। सो आप प्योर वाटर जो है हमारे पास 25 डिग्री पर, जो कि रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पर वाटर का पीएच क्या होगा? प्योर वाटर जो होता है, जो ना इतना एसिडिक होता है ना इतना बेसिक होता है। सो प्योर वाटर मीन्स दैट नॉट दैट मच एक्सट्रीमली एसिडिक, नॉट एक्सट्रीमली बेसिक्स। तो हमारे पास जो पीएच का रेंज है वो 0 to 7, 14, इसका रेंज 0 to 7 जो है, जिनका पीएच इस रेंज में आता है वो एसिडिक होता है। जिनका पीएच रेंज 7 to 14 रेंज में आता है वो बेसिक होते हैं, और जिनका पीएच 7 हो सो वो न्यूट्रल होते हैं। सो 0 और 7 के बीच में जितने भी सब्सटेंस लिक्विड के जितने भी पीएच हैं वो एसिडिक होगा, और जब हम 7 से 0 की तरफ आते हैं सो पीएच जो है वो उसकी पीएच जितना पीएच कम होगा उतनी ही एसिडिटी ज़्यादा होगी। इनका इन्वर्स रिलेशन है। सो पीएच 0 मीन्स दैट पीएच कम है, पीएच कम है सो एसिडिटी ज़्यादा होगी। सो दिस इज़ एक्सट्रीमली एसिडिक। सो इस वजह से ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। वाटर एक्सट्रीमली एसिडिक नहीं होते। बी जो है ऑप्शन बी है 7, 7 इज़ न्यूट्रल। सो न्यूट्रल जो है रूम टेम्परेचर पर प्योर वाटर जो है उसका पीएच अगर जो है वो वाटर जो है वो न्यूट्रल होते हैं, उस वो ना एक्सट्रीमली एसिडिक होते हैं ना एक्सट्रीमली बेसिक। सो ये वाला जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है, क्योंकि इस पीएच पर वाटर जो होता है ये न्यूट्रल होता है। ऑप्शन सी है 14, 14 इज एक्सट्रीमली बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन होगा। सो वाटर जो है इसका, वो वाटर हम उसको वाटर नहीं कह सकते, वो उसको हम एल्कलाइन सोल्यूशन कह सकते हैं या बेसिक सोल्यूशन, क्यों जिसका पीएच जो है वो 14 हो। सो वी वुडेंट बी एबल टू कॉल देम प्योर वाटर। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ये एक्सट्रीमली एसिडिक होगा, ये एक्सट्रीमली बेसिक सोल्यूशन होगा। ऑप्शन डी है 1, सो 1 इज ऑल्सो वेरी एसिडिक सोल्यूशन, सो दिस इज नॉट वाटर। सो वाटर जो है उसका पीएच 7 होगा, प्योर वाटर जो होगा वो न्यूट्रल होगा एट 25 डिग्री एट रूम टेम्परेचर। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव इन ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स में हमारे पास कौन सा एलिमेंट जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है? ऑप्शन ए है लिथियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है पोटाशियम, ऑप्शन डी है फ्रांशियम। सो एलिमेंट्स जो है इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर हम लिखें, सारे एलिमेंट्स जो हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एंड फ्रांसियम, इनकी अरेंजमेंट हुई है ऑन द इन्हें रखा गया है ग्रुप 1 एलिमेंट में। ग्रुप वन में पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 है उनमें ये एलिमेंट प्लेस्ड हुए हैं अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जिनका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, सो दे आर प्लेस्ड इन द ग्रुप 1, और उन्हें हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। अच्छा, अब इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है वो क्या होगा? सो डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं सो इनकी रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। लिथियम की रिएक्टिविटी कम है सोडियम से, यानी सोडियम की रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है लिथियम से। फिर सोडियम की रिएक्टिविटी कम है पोटाशियम से, पोटाशियम की रिएक्टिविटी कम है रुबीडियम से, और रुबीडियम की रिएक्टिविटी कम है सीजियम से, और सीजियम की कम है फ्रांसियम से। सो इट डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं, व्हेन वी मूव टुवर्ड द व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, सो एटॉमिक साइज जो है इसमें इंक्रीज आता है, एटॉमिक साइज में इंक्रीज आता है। न्यूक्लियर चार्ज जो है एटॉमिक साइज में इंक्रीज आता है। सो एटॉमिक साइज में इंक्रीज आने की वजह से रिएक्टिविटी जो है वो
इंक्रीज़ होती जाती हैं। क्यों इंक्रीज़ होती जाती हैं? क्योंकि इनके वैलेंस चेन में एक ही इलेक्ट्रॉन एग्ज़िस्ट करता है। एक इलेक्ट्रॉन को वो ईज़िली लॉस कर सकते हैं क्योंकि एटॉमिक साइज़ इनका ज़्यादा होता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है वो कम होता जाता है और न्यूक्लियस का होल्ड कम होने की वजह से वो ईज़िली वो एटम जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती जाती है। वो ईज़िली रिएक्शन कर सकते हैं किसी भी अनदर सब्सटेंस के साथ। सो फ्रांसियम जो है इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है सीज़ियम की ज़्यादा है रुबीडियम की ज़्यादा है पोटेशियम की ज़्यादा है सोडियम से और सोडियम की ज़्यादा है लिथियम से। सो डाउन द ग्रुप जो है हमारे पास रिएक्टिविटी ज़्यादा होती जाती हैं। अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो है लिथियम इज़ लीस्ट रिएक्टिव इन ग्रुप वन, सोडियम इज़ ऑल्सो लीस्ट रिएक्टिव, पोटेशियम इज़ ऑल्सो लीस्ट रिएक्टिव। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट हाई रिएक्टिविटी है ग्रुप वन एलिमेंट में वो है फ्रांसियम। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फ्रांसियम की रिएक्टिविटी जो है सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो हाईली रिएक्टिव जो है वो है फ्रांसियम, और जो कि इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। इसका साइज़ ज़्यादा होने की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है। सो आप ये वाला कंसेप्ट अगर यूज़ कर लो, एटॉमिक साइज़ ज़्यादा, न्यूक्लियर चार्ज कम, रिएक्टिविटी मैक्सिमम, सो दैट्स व्हाई रिएक्टिविटी जो है वो फ्रांसियम की ज़्यादा है। सो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 6 है विच मेथड इज यूज टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम सी वाटर। कौन सा ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम सेपरेट करते हैं साल्ट को सी वाटर से, यानी सी वाटर जो है वो सॉल्टी वाटर होता है। कौन सा ऐसा मेथड है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है हम साल्ट को सेपरेट करते हैं फ्रॉम द सी वाटर। ऑप्शन ए है फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी है डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी है क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन डी है डिकेंटेशन। वन बाय वन जो है हम हर एक की डिफिनीशन लिखेंगे उस ऑप्शन के सामने, और फिर एंड में हमें करेक्ट ऑप्शन का पता चल जाएगा। फिल्ट्रेशन हम किसे कहते हैं? फिल्ट्रेशन हम उस प्रोसेस को करते हैं कहते हैं जिसमें हम फिल्टर करते हैं इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्युबल वन। सो सॉल्ट जो है दिस इज सॉल्युबल इन द वाटर। सो ये तो सॉल्युबल है, इसको हम फिल्टर नहीं कर सकते क्योंकि इसके ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हुआ होता है वाटर में। और अगर हम इसको फ़िल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट भी करें तो वो सॉल्टी वाटर जो है वो फ़िल्टर पेपर के पोर्स के थ्रू जो है वो पास हो जाता है, क्योंकि फ़िल्टर पेपर जो है ये जस्ट इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करता है फ्रॉम द एनी टाइप ऑफ सोल्यूशन। सो ये फिल्ट्रेशन हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम वाटर। अगर वाटर में कोई भी इनसॉल्युबल पार्टिकल जो है वो एग्जिस्ट करते हों, सो हम इसको सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो यूज़ करते हैं। डिस्टिलेशन नेक्स्ट प्रोसेस है, एंड सो दैट्स वाई फिल्ट्रेशन जो है दिस इज़ नॉट यूज्ड इन ऑर्डर टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर बिकॉज सॉल्ट इज़ डिजॉल्व्ड, सो वी वुडेंट बी एबल टू सेपरेट दैम। डिस्टिलेशन जो है वो है डिस्टिलेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें वाटर इवेपोरेट हो जाता है एंड दिस कैन लीव्स साल्ट। डिस्टिलेशन में वाटर की इवेपोरेशन हो जाती है, वाटर इवेपोरेटेड, water evaporated, and this can leave any type of substance, any type of solute, leave any solute which will dissolve in water, leave salt or any type of solute which may be sugar। अगर कोई भी ऐसा सल्यूट हो जो वाटर में डिज़ोल्व भी हुआ हो और उससे वाटर वेपोरेट हो जाए, क्योंकि सल्यूट की वेपोरेशन तो नहीं होती, जस्ट वाटर की वेपोरेशन होती है। सो इसी वजह से वाटर वेपोरेट हो जाता है, और कोई भी सल्यूट अगर वो उसमें डिज़ोल्व फॉर्म में भी प्रेजेंट हो या अनडिज़ोल्व फॉर्म में भी प्रेजेंट हो, सो वो रह जाता है और वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। सो अगर सी वाटर को हम उस सी वाटर से हम साल्ट को सेपरेट करना चाहें, सो हम ईज़िली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और साल्ट जो है वो
रह जाएगा। साल्ट को हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द सी वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। क्रोमेटोग्राफी हम किसे कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी हम उस प्रोसेस को कहते हैं जो कि यूज्ड होता है इन ऑर्डर टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ डाइज। डाइज यानी डिफरेंट कलर्स अगर जब हमारे पास होते हैं, डिफरेंट डाइज होते हैं और उसको हम वो मिक्सचर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डाई अगर हमारे पास मिक्सचर फॉर्म में प्रेजेंट हो तो उसको हम सेपरेट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अगर हमारे पास डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डाइज जो है वो मिक्सचर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हों और उसको हम एक दूसरे से सेपरेट करना चाहें तो हम क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। फोर्थ जो है वो है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन हम उसे कहते हैं कि दिस इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द इनसॉल्युबल सॉलिड्स। जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड्स को हम सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड की सेपरेशन के लिए डिकेंटेशन यूज्ड होता है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट यूज्ड टू सेपरेट salt from the sea water because salt is not in present in the insoluble form, this is present in the soluble form। डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास फिल्ट्रेशन इनकरेक्ट है क्योंकि ये फिल्टर करता है इनसॉल्युबल सॉलिड को वाटर से थ्रू फिल्टर पेपर। डिस्टिलेशन इज करेक्ट बिकॉज इट कैन सेपरेट वाटर फ्रॉम एनी टाइप ऑफ सल्यूट विच विल if the solute will dissolve in the water, अगर सल्यूट वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में भी प्रेजेंट हो तब भी हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू सल्यूट को सॉल्वेंट से सेपरेट कर सकते हैं। सो डिस्टिलेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी है क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि हम डिफरेंट डाइज के मिक्सचर को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए भी के यूज़ करते हैं। सो दिस ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन डी है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन जो है इनसॉल्युबल सॉलिड्स की सेपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब जिंक रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो कौन सा गैस जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है क्लोरीन। अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे आप? इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आप ऐसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को थॉरली जो है वो आप रीड कर लें। दैट विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा प्रोडक्ट के साइड पर, कौन सा गैस जो है वो प्रोड्यूस्ड होगा कि प्रोडक्शन होगी अगर जिंक रिएक्ट करे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ? तो सबसे पहले हम ऐसे करेंगे कि ऑप्शन देखने से पहले पहले हम ऐसे करेंगे कि इसका रिएक्शन लिख लेंगे। क्वेश्चन में है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम जिंक के साथ उसकी रिएक्शन कर लें सो हमारे पास जो है वो क्या प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। फिर प्रोडक्ट के साइड पर हम देखेंगे कि कौन सा गैस जो है उसकी प्रोडक्शन हो रही है क्योंकि प्रोडक्ट्स तो बहुत ज़्यादा बनेंगे। सो फिर हम देखेंगे कि किस गैस की प्रोडक्शन हो रही है और क्या वो वाले गैस जो है वो ऑप्शन में प्रेजेंट है। फिर हम उसी के अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे। सो HCl जब जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक जो है वो क्लोराइड के साथ मिलकर ZnCl2 बनाएगा और यहाँ पर आ जाएगा H2। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं देते हैं 2HCl। दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन एग्जिस्ट करते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद वन विद जिंक एटम। सो ZnCl2 यानी दो क्लोरीन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी दो क्लोरीन है। सो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया है और दो हाइड्रोजन रह गए हैं, वो हाइड्रोजन यानी मोलिक्यूलर फॉर्म में ये प्रोड्यूस्ड होगा और इवॉल्व हो जाएगा। सो अब इस रिएक्शन जब आप कंप्लीट रिएक्शन लिख लो उसके बाद फिर आप ऑप्शन को देखो कि ऑप्शन में यहाँ पर हाइड्रोजन है या नहीं। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, सो ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, सो दिस इज करेक्ट। ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है क्लोरीन, ये भी इनकरेक्ट है। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने रिएक्शन लिखना है। कंप्लीट आप रिएक्शन पर श्योर हो कि ये रिएक्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है और ये रिएक्शन जो है वो हर एंगल से करेक्ट मैंने लिखा है, आप 100% उस रिएक्शन पर श्योर हो तो फिर आप जो है वो उसके प्रोडक्ट को देखें कि किस किस चीज़ की प्रोडक्शन हुई है।
फिर उसमें से वो एलिमेंट या वो प्रोडक्ट जो है जो ऑप्शन से उसे रिलेट करे कि अगर हम आपके पास ये वाला ऑप्शन इस टाइप के ऑप्शंस गिवन हो फिर आपने उसी को करेक्ट करना है। अगर ये वाला एलिमेंट जो है इसके ऑप्शंस गिवन हो फिर आपने प्रोडक्ट में जितने भी सब्सटेंस होंगे फिर आपने ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो उसके प्रोडक्ट से मैच कर रहे हैं। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ऑप्शन बी में प्रेजेंट है, सो इट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपने क्वेश्चन रीड करने के बाद हर एक ऑप्शन को थॉरली रीड करना होता है, हर एक ऑप्शन के सामने लिखना होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यानी आपने फंक्शन लिखने होते हैं, स्ट्रक्चर लिखना होता है, अगर कोई ऑप्शन ऐसा हो जिसका डिफिनीशन पूछ रहे हो उस वो लिखना है। हर एक ऑप्शन को आपने उसके सामने लिख लेना है कि किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने किस अकॉर्डिंग आंसर देना है। फिर आपने हर एक ऑप्शन के सामने लिख लेना है कि किस किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। जब सब कुछ आप लिख लो फिर हर एक को रिलेट करते जाओ कि ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि ये इससे नहीं रिलेट कर रहा। ऑप्शन बी करेक्ट है, क्यों? क्योंकि ये इससे रिलेट कर रहा है। इसी तरह आप जो है क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है वो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। सो 7 क्वेश्चन जो है हमने कर लिए हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हम कंप्लीट मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि हम कॉम्प्लेक्स है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इजी हैं। सो इजी का क्वेश्चन के आंसर तो हर कोई दे सकता है। 100 में से 80 प्लस जो है वो इजी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बट मेरिट तब बनता है जब आप कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन जो है वो आप दो। सो इट मीन्स फिर आप क्वालिफाई के करने के बिल्कुल करीब हो। सो साथ साथ में जो है कमेंट सेक्शन में बताते जाएं करेक्ट ऑप्शन या कोई ऐसा एमसीक्यू अगर जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सो वो भी साथ साथ में बता दी जाए, फिर मैं अ, वो अगेन जो है वो आपको एक्सप्लेन करूँगी। क्वेश्चन नंबर 8 है विच बॉन्ड इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा ऐसा बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है कि हमने हर एक ऑप्शन को रीड करना है, उसके सामने डिफिनीशन लिखना है, फिर हमने देखना है कि क्वेश्चन से कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन ए है आयोनिक बॉन्ड, ऑप्शन बी है कोवलेंट बॉन्ड, ऑप्शन सी है मेटालिक बॉन्ड, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड हम किसे कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है, इन विच द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर। जैसे कि हमारे पास है NaCl, सोडियम क्लोराइड में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है क्योंकि ये ग्रुप 1 एलिमेंट से बिलोंग करता है। इसका काम है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं मेटल, बिकॉज मेटल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन ये नॉन मेटल ग्रुप 7 से बिलोंग करता है। इसमें के लास्ट वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। सो the loss and gain of electron is called, या the transfer of electron from one atom to another atom is called ionic bond. ionic bond तब बनता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे दूसरा गेन करे। सो उसको हम कहते हैं, उसके रिजल्ट में जो हम बॉन्ड की फॉर्मेशन होती हैं उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। सो दिस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है, शेयरिंग नहीं होती। कोवलेंट बॉन्ड हम किसे कहते हैं? जिसमें से एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे होते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन होता है जो दोनों एटम जो है उस एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे होते हैं और दोनों एटम्स की उसको फिल कर रहा होता है। यानी दोनों एटम्स की दोनों एटम में अगर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही हो तो दोनों को फिल कर रहा होता है। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों जो हैं अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं। सो दी इट मीन्स के शेयरिंग से ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास भी प्रेजेंट है और इस हाइड्रोजन के पास भी। सो दोनों का डुप्लीट रूल का जो कंडीशन है वो फॉलो कर रहे हैं। सो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये इसकी डिफिशिएंसी को भी फुलफिल कर रहा है और इसकी डिफिशिएंसी को भी फुलफिल कर रहा है। सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड किसे कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड को हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। इसको हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें से हमारे पास जो मेटल आयन होता है उसमें बहुत इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूजली बाउंड होते हैं टू द न्यूक्लियस और वो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सी की फॉर्मेशन कर लेते हैं
जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मेटालिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड होता है और सी के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड में ये एक वीक फोर्स है जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जिस्ट इसकी फॉर्मेशन होती है एंड दिस इज नॉट अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट लाइक HCl अगर हम बना लें और वाटर। सो ये एक वीक फोर्स है जो कि जस्ट मॉलिक्यूल्स को हेल्ड रखता है, ये कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता। ये एक वीक फोर्स है जो कि मॉलिक्यूल्स को इंट्रैक्ट रखता है। So and this hydrogen bond is formed between the hydrogen with any with the when hydrogen and this hydrogen bond is formed when hydrogen react with any of the oxygen, fluorine and nitrogen। और हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है जब हाइड्रोजन जो है ये वीक फोर्स ये हेल्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन के साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कोई और नहीं बना सकता। यानी हाइड्रोजन इसमें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन का होना मस्ट है। यानी एक सब्सटेंस में हमारे पास ऑक्सीजन या हाइड्रोजन सॉरी जिस यानी एक सब्सटेंस में हमारे पास या ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन हो या नाइट्रोजन हो और वो दूसरे अनदर कंपाउंड जो है उसमें से हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो उन दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। दिस इज नॉट बॉन्ड, दिस इज जस्ट अ वीक फोर्स विच हेल्ड द मॉलिक्यूल्स। सो डिफिनीशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। कोवलेंट बॉन्ड करेक्ट है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ऑप्शन सी इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड स्पेसिफिक बॉन्ड नहीं बनता, बल्कि दिस इज जस्ट सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द मेटल्स। एंड ऑप्शन डी जो है दिस इज फोर्स, वीक फोर्स, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक डिफिनीशन। क्वेश्चन नंबर 9 है द नंबर गेसेस आर प्लेस्ड इन ग्रुप। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8/18, ऑप्शन डी 2। ऑप्शन नोबल गैसेस जो हैं वो किस ग्रुप में उन्हें प्लेस्ड किया हुआ है। जैसे कि मैंने प्रीवियस एमसीक्यू में ये बात डिस्कस की कि हम ग्रुप जब हम पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस कर रहे थे, हम उनको प्लेस कर रहे थे अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग नोबल गैसेस जो है इनके वैलेंस शेल में लास्ट शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। इनका सब शेल जो है वो कंप्लीट होते हैं। इसी वजह से नोबल गैसेस के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें नोबल गैसेस जो है ये इनर्ट है, ये फुल वैलेंस शेल्स, फुल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन द वैलेंस शेल। दैट्स वाई हम इनको रखते हैं ऑप्शन सी में, ग्रुप 8 में ये एग्जिस्ट करते हैं। ग्रुप 7 जो है ये नहीं, इसमें हेलोजन प्लेस्ड हुए होते हैं जिनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 1 जो है ये अल्कली है जिनके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अल्कली मेटल्स। 7 जो है ये हेलोजन है। 8 जो है ये ग्रुप 8 जो है ये नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस मीन्स दे आर इनर्ट, दे वुडंट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट। और ग्रुप 2 जो है इसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिनके लास्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल जिनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑप्शन ए इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इनकरेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन डी इनकरेक्ट। अगर आपको डिफरेंट ग्रुप्स के नाम पता हो आप आसानी से ये वाला क्वेश्चन जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विच एसिड इज फाउंड इन लेमन। लेमन में हमारे पास कौन सा एसिड जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी है सल्फ्यूरिक एसिड। अब वन बाय वन जो है हम कहीं फाइंड आउट करेंगे कि एसिटिक एसिड कहाँ पर प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड कहाँ पर प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड कहाँ पर प्रेजेंट है और सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पर प्रेजेंट है। देन आफ्टर दैट जब हम ये लिख लेते हैं, इसका सोर्स हम लिख लेते हैं, उसके बाद हमें आसानी होगी कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से करेक्ट है। एसिटिक एसिड जो होता है वो होता है वेनेगर में। सो सिट्रिक एसिड जो है वो होता है सिट्रस फ्रूट्स में।
लैक्टिक एसिड जो होता है वो सॉर मिल्क में एग्जिस्ट करता है क्योंकि मिल्क में होता है लैक्टोज। सो लैक्टोज जब बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन के साथ वो एसिड की फॉर्मेशन करता है, सो मिल्क जो है वो सॉर मिल्क बन जाता है, जिसे हम कहते हैं यूगर्ट। यूगर्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो इंडस्ट्रियल एसिड है। सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये इंडस्ट्रियल एसिड है, इंडस्ट्रीज में एग्जिस्ट करता है, फ्रूट्स में नहीं एग्जिस्ट करता। सो लेमन इज एग्जिस्ट इन द लेमन जो है ये किस कैटेगरी में आता है? ये आता है फ्रूट्स की कैटेगरी में। सो ऑप्शन ए जो है ये इनकरेक्ट है क्योंकि वेनेगर है, एसिटिक एसिड वेनेगर में एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन बी है सिट्रिक एसिड, लेमन जो है ये फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है। सो इसकी वजह से सिट्रिक एसिड, ऑरेंजेस, ऑरेंज, लेमन, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उसमें सिट्रिक एसिड जो है वो एग्जिस्ट करता है। और इसी वजह से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है लैक्टिक एसिड, सो लैक्टिक लैक्टोज से बना है लैक्टिक एसिड, और लैक्टोज जो है वो मिल्क में प्रेजेंट है, सो ये भी इनकरेक्ट है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये कंटैक्ट प्रोसेस जो है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। सो हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है। सो ये एक इंडस्ट्रियल एसिड है। सो ये इसी वजह से ये भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है कैल्शियम। कौन सा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है? ये सारे जो है ये मेटल्स हैं। सो ऑप्शन ए जो है ये मरकरी जो है ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। और ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? जो थर्मोमीटर्स होते हैं हमारे पास जो कि टेम्परेचर की डिटेक्शन करते हैं, सो उनके उसके अंदर अगर आपने देखा हो एक लिक्विड फॉर्म प्रेजेंट होता है। सो वो लिक्विड जो होता है वो मरकरी होता है, और वो मरकरी जो है वो टेम्परेचर की डिटेक्शन करता है। टेम्परेचर को कैसे डिटेक्ट करता है? अगर हाई टेम्परेचर हो तो वो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर को वो डिटेक्ट करता है। इसी वजह से ये लिक्विड है। रूम टेम्परेचर पर भी ये लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सोडियम जो है ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये सॉफ्ट और रिएक्टिव है, बट दिस एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। एल्यूमिनियम जो है ये भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और कैल्शियम जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और ये भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो कौन सा ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है? वो है ऑप्शन ए मरकरी, जो कि थर्मोमीटर में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस जो है हमारे पास कौन सा गैस जो है, इन ऑप्शन में कौन सा गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हीलियम। अब ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो कौन से गैसेस होते हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस? सो हमारे पास जो है डिफरेंट जो व्हीकल्स हैं, सो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की ये एबिलिटी है कि ये इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है व्हेन द अर्थ इमिट रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ आईआर। आईआर के फॉर्म में जब अर्थ रेडिएशन इमिट करता है, सो कार्बन डाइऑक्साइड में ये एबिलिटी है कि वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। इंफ्रारेड रेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा ये आईआर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, और उतना ही अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से दिस विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है किसे कहते हैं? जब अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो। और अर्थ का टेम्परेचर किस वजह से हाई होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, उन्हें इंक्लोज करता है, उन्हें दोबारा अलाउ नहीं करता कि वो दोबारा से
ऊपर की तरफ जाएं, सो कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी इतना ही ज़्यादा वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, उतना ही ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा और तभी हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग की फॉर्मेशन होगी। सो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन किस वजह से ज़्यादा होता है? अगर हमारे पास ये ऑटोमोबाइल्स जितने व्हीकल्स हैं वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करेंगे, सो इस वजह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जितने हमारे पास प्लांट्स की पॉपुलेशन, प्लांट्स की जो जितने कम प्लांटेशन होगी, जितनी डिफोरेस्टेशन ज़्यादा होगी, तो हमारे पास प्लांट जो है वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे और प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं इसके कंसंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में बैलेंस रखने के लिए हम प्लांटेशन करते हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो बैलेंस हो और अर्थ का टेम्परेचर भी बैलेंस हो। बट डिफोरेस्टेशन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो यूज़ नहीं होता और ऑटोमोबाइल व्हीकल्स जो है वो उसे रिलीज़ करते जाते हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है अर्थ पर और वो जो है ज़्यादा टेम्परेचर में जो है वो इंक्रीज ले आते हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि 50% जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में वो कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट करता है। सो दिस विल एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन ए जो है ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट, ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच प्रोसेस कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस एट ऑल टेम्परेचर? कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करता है हर एक टेम्परेचर पर? अगर टेम्परेचर बहुत कम हो तब भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करता है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तब भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए है बॉइलिंग, ऑप्शन बी है वेपोरेशन, ऑप्शन सी है कंडेंसेशन, ऑप्शन डी है फ्रीजिंग। ये 4 प्रोसेस है, हर एक प्रोसेस का एक डिफरेंट डिफिनीशन है। बॉइलिंग हम किसे कहते हैं? बॉइलिंग हम कहते हैं व्हेन द लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस बट एट विच टेम्परेचर? एट फिक्स्ड टेम्परेचर। बॉइलिंग में भी लिक्विड की कन्वर्जन होती है इनटू गैस, लेकिन कौन से टेम्परेचर पर? फिक्स टेम्परेचर पर। फिक्स टेम्परेचर पर हर एक लिक्विड का एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे कि वाटर का 100 डिग्री है। 100 डिग्री, जैसे टेम्परेचर 100 डिग्री पर पहुंच जाता है वाटर की बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। सो हर एक सब्सटेंस का अपना एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट है, उसी बॉइलिंग पॉइंट पर उसकी इवेपोरेशन या उसकी कन्वर्जन फ्रॉम द लिक्विड टू द वेपर या टू द गैस स्टार्ट हो जाती हैं या उसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती हैं। सो बॉइलिंग अकर एट फिक्स टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज ऑल्सो द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बट दिस अकर एट all temperature, at any temperature, and this is a surface phenomena. So why we call this a surface phenomena? क्योंकि बॉइलिंग के ऊपर अगर हम कुछ भी रख दें, बॉइलिंग तब होती है जब हम इन्हें एक स्पेसिफिक हीट प्रोवाइड करें, सो उसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। इवेपोरेशन जो है ये तब होती है जब लिक्विड से वेपर की कन्वर्जन होती है, लिक्विड से जो है वाटर जो है कन्वर्ट होते हैं इनटू गैस। बट दिस अगर एट ऑल टेम्परेचर, अगर हम कोई वाटर है हम उसे हीट ना प्रोवाइड करें, हाँ वो सन से हीट अप ले और जितना सरफेस इसका ज़्यादा होगा उतना ही इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, यानी इवेपोरेशन डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पर बट इवेपोरेशन डिपेंड ऑन द सरफेस। सो दिस दैट्स व्हाई वी कॉल दिस अ सरफेस फेनोमेना। इवेपोरेशन को हम कहते हैं सरफेस फेनोमेना बिकॉज इट डिपेंड ऑन द सरफेस। अगर सरफेस ज़्यादा होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो इवेपोरेट होंगे और अगर सरफेस कम होगा तो कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इवेपोरेट होंगे। सो दिस डिपेंड ऑन सरफेस बट दिस डजंट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत कम भी हो तब भी इवेपोरेशन होगा, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तब भी इवेपोरेशन होगा। कंडेंसेशन जो है ये है गैस इनटू लिक्विड, ये ऑपोजिट फेनोमेना है, मतलब ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें गैस की कन्वर्जन होती है इनटू लिक्विड। फ्रीजिंग जो है इसमें होती है लिक्विड की कन्वर्जन इनटू सॉलिड। सो ये दो तो इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें ऑपोजिट फेनोमेना होता है, यानी यहाँ पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है और फ्रीजिंग में लिक्विड सॉलिड में। तो ये दोनों तो एडवांस में ही आप इसे इनकरेक्ट कर लो, ये ऑप्शन निकल गए। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ऑप्शन ए आता है या ऑप्शन बी। सो ऑप्शन ए जो है ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये भी लिक्विड की कन्वर्जन है इनटू गैस बट दिस अकर एट फिक्स टेम्परेचर एंड एवरी substance has its specific boiling point at which the boiling of that substance will occur.
तो इस वजह से ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। अब ये रह गए हैं, सो ये हर एक टेम्परेचर पर होता है। दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रोसेस, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। सो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच गैस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर। सोडा वाटर की प्रिपरेशन के लिए कौन सा गैस यूज होता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम ब्रीथिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, इसको हम सोडा वाटर की फॉर्मेशन के लिए नहीं यूज करते। ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड। सो अगर हम इसको अंडर प्रेशर हम इसको वाटर में डिजोल्व कर लें, सो दिस इज यूज्ड टू फॉर्म सोडा वाटर। अंडर प्रेशर अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व करना चाहें, सो दिस इज यूज फॉर सोडा वाटर। ऑप्शन सी जो है वो नाइट्रोजन है, ये इनर्ट है, सो इसी वजह से ये यूज नहीं होता। ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये भी एक्सप्लोसिव है, इस जिसकी वजह से ये भी यूज़ नहीं होता। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम अंडर प्रेशर वाटर में डिसॉल्व कर लें तो ये सोडा वाटर की फॉर्मेशन के लिए यूज्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच प्रोसेस इज यूज टू कोट आयरन विद जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आयरन के ऊपर कोटिंग कर लेते हैं जिंक की, और किस वजह से हम इसकी कोटिंग करते हैं? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रस्टिंग, यानी आयरन की रस्टिंग होती है और उस रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर लेते हैं। सो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जिंक की कोटिंग करते हैं ऑन आयरन in order to prevent their rusting? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन बी है अलॉइंग, ऑप्शन सी है गैल्वेनाइजिंग एंड ऑप्शन डी है पैंटिंग। फोर ऑप्शंस में हम हर एक प्रोसेस के सामने उसकी डिफिनीशन लिखेंगे, फिर एंड में हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द कोटिंग विद मेटल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी अगर हम किसी मेटल ले लें और उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम उसके ऊपर कोटिंग कर लें, कोटिंग विद इलेक्ट्रिसिटी, सो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जस्ट लाइक सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी, यानी हमारे पास जो सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी है, सो उसके ऊपर हम सिल्वर के ऊपर हम कोटिंग कर लेते हैं थ्रू यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अलॉन्ग हम कैसे कहते हैं? अलॉइंग हम उसे कहते हैं कि हम डिफरेंट मेटल्स जो है उसको मिक्सअप कर ले इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर प्रॉपर्टीज़, यानी अलॉय में मेटल्स की मिक्सिंग होती हैं, डिफरेंट मेटल्स की मिक्स, टू और मोर मेटल्स जो है उसकी मिक्सिंग हो, जैसे कि हम कॉपर और जिंक की मिक्सिंग कर लेते हैं ब्रास की फॉर्मेशन के लिए। सो ब्रास जो है ये एक एलॉय है जो कि बना है कॉपर और जिंक की कॉम्बिनेशन से। गैल्वेनाइजिंग हम कैसे कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग कहते हैं कोटिंग आयरन विद जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग। गैल्वेनाइजिंग की प्रॉपर डिफिनीशन है कि अगर हम आयरन को की कोटिंग कर लें, कोट विद जिंक, और क्यों हम इसकी कोटिंग करते हैं? रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम आयरन के ऊपर जो है जिंक की कोटिंग कर लेते हैं, जिसके प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजिंग। पेंटिंग हम कैसे कहते हैं? पेंटिंग हम कहते हैं किसी भी सब्सटेंस को पेंट करना, कोटिंग पेंट, और किस पर्पस के लिए? इन ऑर्डर टू ब्लॉक एयर और वाटर। और जैसे कि हम आयरन गेट्स होते हैं हमारे और उनको हम पेंट करते हैं। सो सब और सारे ऑप्शन की जब आपको डिफिनीशन का पता हो, आप उनके सामने इनकी डिफिनीशन लिख लें, फिर उसके बाद आप हर एक ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप एक्सक्लूड करते जाएं और फिर आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि विच प्रोसेस इज यूज टू कोट आयरन विद जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग। सो ऑप्शन ए जो है ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है? मेटल की प्लेटिंग होती है थ्रू यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके ऊपर कोटिंग होती है, जैसे कि हमारे पास सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी है, सो उसको उसके ऊपर हम जब
कोटिंग करते हैं सो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर देते हैं, सो इसी वजह से ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसके ऊपर इसको हम रेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते। एलॉइंग जो है इसमें मेटल की मिक्सिंग होती है, जैसे कि मेटल्स किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के लिए हम डिफरेंट मेटल्स की मिक्सिंग करते हैं, जैसे कि ब्रास है, सो ब्रास में एक एलॉय है जो कि बना है कॉपर और जिंक की मिक्सिंग से, सो ये भी इनकरेक्ट है। गैल्वेनाइजिंग हम कैसे करते हैं? गैल्वेनाइजिंग प्रॉपर डिफिनीशन जो है वो ये है कि आयरन कोटिंग विद जिंक इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रस्टिंग व्हिच इज सिमिलर टू द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन से ये सिमिलरिटी शो कर रहा है जिसकी वजह से ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी है पेंटिंग। पेंटिंग सिंपल हम कि हमारे जितने आयरन के गेट्स होते हैं और हम चाहते हैं कि हाँ वो उसके साथ एयर और वाटर से वो प्रिवेंट हो, सो आयरन गेट्स जो है उसकी हम पेंटिंग करते हैं। सो ये जो है ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सो आज के इस लाइव सेशन में हमने कंप्लीट जो है वो 15 एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस किए हैं। हर एक ऑप्शन जो है, हर एक क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट ऑप्शन और अगर कोई ऑप्शन करेक्ट है तो वो क्यों करेक्ट है और अगर कोई ऑप्शन इनकरेक्ट है तो वो क्यों इनकरेक्ट है। या डिफरेंट ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आपने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड जो होता है वो डिफरेंट होता है। आपने कौन सा प्रोसेस जो है वो यूज़ करना है, कौन सा मेथड फॉलो करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। ये लाइव सीरीज़ जो हमने स्टार्ट किए हैं एसएसटी टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए, सो ये जो है इसके लिंक जो है वो व्हाट्सएप में भी हम शेयर करेंगे। अगर आप वहाँ से क्लास जो है वो प्रॉपर क्लास होगा तो वो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा इन एमसीक्यू में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो सो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ में आप जो है वो करेक्ट ऑप्शन भी बताते जाएँ, हर एक एमसीक्यू नंबर विद करेक्ट ऑप्शन। और इसी तरह अगर आप ये क्वेश्चन जो है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, 10 से ज़्यादा अगर आपके अच्छे आपने आंसर दिए हैं, करेक्ट ऑप्शन दिए हैं, सो इट मीन्स आपकी अच्छी तैयारी जा रही है। बट अगर 10 से कम है सो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो आप सीखते जाओगे और जितने एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उतनी ही आपको टेस्ट क्लियर करने में आसानी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सीरीज़ में, नेक्स्ट लाइव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।